अमित सर से मेरा ये है कि सर हम ना घर को बहुत इमोशनली देखते हैं, राइट? इन्वेस्टमेंट इन हाउस, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट घर करना चाहते हैं जस्ट टू सेव गार्ड आवरसेल्फ। प्लानिंग। अगर मैं नोएडा की स्पेशली मार्केट का एग्जांपल देखूं तो एक टाइम था जो नोएडा की मार्केट में एक 2200-2400 पर स्क्वायर फीट का रेट आकर के एक स्टैग्नेंट पॉइंट आ गया था। एक मार्केट जो है वही उस पर EMI इंटरेस्ट चाह रहा होता है, तो उसे लगता है कि 2-3 साल का मेरा इंटरेस्ट गया, मैं आज खरीदता तो मेरा इंटरेस्ट बच सकता था। करेक्ट। तो अब जो नहीं बढ़े, एक एसेट क्लास बहुत लंबे समय तक परफॉर्म नहीं किया, तो जब वो 20 के बाद से जो शुरू हुआ 21 और 22 वाला फेस, तो वो जो पीछे का जो गैप था अगर वो बदलाव है, आप ये समझ के चलिए कि कोई ऐसी यूरोपियन कंट्रीज से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, अगर यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, ग्लोबल ई टेंडर निकाले जा रहे हैं और उसमें बाहर से इतनी सारी इन्वेस्टमेंट अगर आ रही है। What's up everyone, this is Dharamveer Singh back with another discussion with the directors of Inrex.com, Mr. Amit Kumar Srivastava and Mr. Avdesh. These two gentlemen have spent roughly a decade in real estate. 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है दोनों जेंटलमैन को, और इनके इंसाइट्स को आज जानने मिलेगा हमें इंडस्ट्री के बारे में। ये क्या सोचते हैं, किस तरफ इंडस्ट्री जा रही है, ये सब आज हम समझ पाएंगे। स्पेशली नोएडा मार्केट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड लेट्स सी हम आज क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या समझ सकते हैं फ्रॉम दीज टू जेंटलमैन जिन्होंने इंडस्ट्री में, आई थिंक अवधेश सर स्पेंड रफली more than 15 years, right? 15 years, yes. More than 15 years, and Amit sir spent roughly 12 to 13 years already. तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। Let's dive into the discussion. So welcome first of all. Thank you. Welcome, Thank you. welcome Amit sir again. Thank you. Thank you so much, and thank you so much for joining us, sir. सर बहुत सारे सवाल हैं, बट लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक क्वेश्चन। वो ये है कि आप कितना प्रमोट करते हैं, बिकॉज यू आर इन रियल एस्टेट इन जनरल, आप सर रेकमेंड करते हैं कि रियल एस्टेट एक पोर्टफोलियो में कितना बड़ा हिस्सा होना चाहिए? सबका ये सवाल आता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कंजर्वेटिव लोग होते हैं वो एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं। आपका मानना है कि सर कितना परसेंटेज आपके पूरे वेल्थ का रियल एस्टेट में होना चाहिए? व्हाट इज योर थॉट? धर्मवीर जी, जैसा आपने बताया, एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक एसेट क्लास के रूप में रियल एस्टेट को लोग बहुत पसंद करते हैं, बट चूँकि ये बड़ा टिकट साइज़ होता है इसलिए लोग थोड़ा लेट इस पे पहुंच पाते हैं। बाकी सब जगह से वो कहीं ना कहीं बहुत छोटा अमाउंट से इन्वेस्ट करके अपना एसेट क्रिएट कर लेते हैं। और अगर मैं बोलूँ तो एक पोर्टफोलियो में जिसमें डेट भी है और इक्विटी भी है और रियल एस्टेट भी है, डिपेंड करता है कि आदमी की एज क्या है, किस एज में वो क्या चीज़ सोच रहा है। और अगर उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो रियल एस्टेट में एटलीस्ट जो उसके पास आज है उसके अकॉर्डिंग करीब, जैसे से वो बिग अमाउंट होता है एसेट का, तो करीब 40 to 50% उसको रियल एस्टेट की तरफ ले जाना चाहिए जब उसका एक अच्छा सा कॉर्पस क्रिएट हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग तो लोग बहुत छोटे से फंड से करते हैं, लाइक बैंकिंग में एफडीज आरडीज हो गई ना, स्टार्टिंग लोग पिलर बनाने के लिए इंश्योरेंस पे भी डाल लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी ऑल्सो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं, 12-15% का इजली रिटर्न इन द लॉन्ग रन मिल ही जाता है। ठीक है, तो रियल एस्टेट भी आपको लॉन्ग रन में किसी भी एनी इंडिविजुअल्स को लॉन्ग रन में 12 से 15% का रिटर्न देता ही देता है। प्लस इसके दो और प्लस पॉइंट हैं कि ये सिर्फ एसेट अप्रिसिएशन नहीं है बल्कि कैश फ्लो भी साथ में है। बाकी जगह कैश फ्लो मतलब बोल रहे सर रेंटल ईल्ड के लिए। तो इस तरीके से मेरा मानना ये है कि करीब अगर कोई चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में 40-50% का रियल एस्टेट रख सकता है और ऐसा मेरा मानना है। उसमें ना आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी कि वो था डिपेंडिंग ऑन द एज फैक्टर, आप कौन से स्टेज में लाइफ के। तो ये फॉलो अप क्वेश्चन ना अमित सर से मेरा ये है कि सर हम ना घर को बहुत इमोशनली देखते हैं, राइट? इन्वेस्टमेंट इन हाउस, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट घर करना चाहते हैं जस्ट टू सेव गार्ड आवरसेल्फ कि भाई सेफ रहना है। तो मेरा फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम 25 और मैं ठीक ठाक पैसे कमाता हूँ, तो मेरा क्या पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट घर होना चाहिए? क्या वो सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है? बिकॉज हर जगह एक ही प्रोपेगेंडा है, एक ही चीज़ फैली हुई है कि भाई
बाइंग हाउस इज अ बैड डिसीजन, बाइंग हाउस इज अ बैड डिसीजन, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए सर, इसको ब्रेक डाउन कीजिए यार। राइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्पेशली इंडियंस के सेंटिमेंट से। तो इसको लेकर के मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा कि जो रेजिडेंशियल बाइंग है स्पेशली हिंदुस्तान में, अगर हम इसी चीज़ को यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें या किसी ऐसी बाहर के देशों में देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उसका। लेकिन अगर इंडियन सेंटिमेंट के ऊपर बात करें तो ये बड़ा ही इमोशनल डिसीजन है, बाइंग अ हाउस। आई एम श्योर हम सब इस बात से रिलेट करते हैं। तो बाइंग ए हाउस बहुत ही इमोशनल डिसीजन है, और मुझे लगता है कि जिस तरह की इमर्जिंग मार्केट है इस समय इंडिया की, ये अब बन चुका है एक वाइज डिसीजन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी। अगर मैं नोएडा की स्पेशली मार्केट का एग्जांपल देखूं तो एक टाइम था जो नोएडा की मार्केट में एक 2200-2400 पर स्क्वायर फीट का रेट आकर के एक स्टैग्नेंट पॉइंट आ गया था, एक मार्केट जो है वहीं पे स्टेबल हो गई थी। लेकिन अभी लास्ट 1.5-2 सालों में जो हमने देखा है वही मार्केट आज के टाइम पे 6,000 से 10,000, 11,000, 12,000 तक ट्रेड करने लगी है। तो आप समझ सकते हो कि अगर एज ए इन्वेस्टमेंट भी अगर किसी ने उस टाइप से सोचा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए, वो आज के टाइम पे एक बहुत ही बेहतर इन्वेस्टमेंट टूल या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बन के सामने आया है। तो इमोशनली अगेन मैं बोलूँगा कि ये बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान में एक इमोशनल डिसीजन है, लेकिन आज का जो सिनेरियो है, आज की जो ग्रोइंग मार्केट है, उसमें ये इमोशनल के साथ साथ एक बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन भी है, बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सर मतलब एक और चीज़ मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी, उसमें ये था कि कॉस्ट और प्राइस दोनों अलग अलग चीज़ होती है। आप आज जो खरीद रहे हो ना, वो आप मार्केट का आज प्राइस पे कर रहे हो, जो आप आज खरीद रहे हो वो कल उस प्राइस में कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली नोएडा मार्केट, और ये मेरा उससे फॉलो क्वेश्चन ये है कि हमने इतना ज़्यादा बुल रन देखा है सर 2019, 20, 21 में इतना हिट था प्रॉपर्टी डिमांड्स में, जो कि जाके पूरा करेक्ट हुआ 22, 23 और 24 में। इतना ज़्यादा बुल रन सर, ये कितना दिन, कितने ईयर्स तक सस्टेन कर सकता है? मतलब सर आप एक बार इसके ऊपर अपने इनसाइट्स को शेयर करें। देखिए क्या होता है कि कोई भी एसेट क्लास जिसमें बुल रन और बेयर रन आता है, तो ये एक फेज़ होता है 5-7 साल का, और समटाइम में 7-8 साल भी चलता है। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ तो अगर आप इसे 2013-14 से पहले का पीरियड पकड़ेंगे तो करीब 7-8 साल आप पीछे ले जाएं, मतलब 2006-07 से मार्केट बुल रन में आनी शुरू हुई, और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक एक पीक पे था, राइट। और वहाँ पर जो रिटर्न्स थे, जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में 2 साल में नोएडा के प्रॉपर्टी के जस्ट डबल रेट हो गए। तो हुआ क्या कि 14 के बाद जा करके 13-14 के मिड से यूँ करके बाज़ार, क्योंकि बहुत समय तक बुल रन पे नहीं रह सकता, सो वो नीचे आया। तो 14, 15, 16, 17, 18 और फिर वहाँ पर एक 2016 में नोटबंदी का भी एक इम्पैक्ट रहा। सर इसमें एक जैसे प्राइजेस नीचे आना, मतलब आप बोल रहे हैं प्राइजेस करेक्ट होते हैं कि मतलब स्टेबल हो जाते हैं प्राइजेस बहुत टाइम तक, राइट? प्राइजेस अगर एक बुल रन चल रहा है तो एक बुल रन जो एक मार्केट सेंटीमेंट बन जाता है, और मार्केट सेंटीमेंट कहीं ना कहीं क्राउड बिहेवियर उसकी वजह से बनना शुरू हो जाता है। तो कई लोग बिल्कुल टॉप पे जाके भी मतलब सिर्फ देखा देखी खरीद लेते हैं कि भाई चल रहा है ना। हाँ जी। तो उस जगह पे जो लास्ट स्टेज की जो बाइंग होती है उसको बड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि उसके 1-2 साल बाद जब वो थोड़ा बहुत भी नीचे जाता है तो उसे लगता है कि मैंने थोड़ा ऊपर खरीद लिया, बट इन द लॉन्ग रन उसको ये कभी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब वो 2-3 साल बाद देखता है कि रेट या तो वही है या उससे भी नीचे मुझे मिल रहे हैं, तो शायद मेरे से गलती हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना रियल एस्टेट कुछ फंड बैंक से लेके भी कर रहा होता है, उसको उस पर EMI इंटरेस्ट चाह रहा होता है, तो उसे लगता है कि 2-3 साल का मेरा इंटरेस्ट गया, मैं आज खरीदता तो मेरा इंटरेस्ट बच सकता था, करेक्ट। तो ये बात आती। तो फिर वो एक जो फेज़ गया, उस फेज़ में अगेन जो है करीब 2020 तक, 13 से 20 तक रेट कुछ बढ़े नहीं। तो अब जो नहीं बढ़े, एक एसेट क्लास बहुत लंबे समय तक परफॉर्म नहीं किया, तो जब वो 20 के बाद से जो शुरू हुआ 21 और 22 वाला फेज़, तो वो जो पीछे का जो गैप था उसने फिर से पिक किया। सर अब ये जैसे ये तो बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन था कि जब कोई टॉप पे खरीदता है, आउट ऑफ फोमो खरीद देते हैं। सर आप अमित सर आपसे ये क्वेश्चन है कि
आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये, स्पेशली नोएडा मार्केट की बात करते हैं बिकॉज हम लोग की एक्सपर्टीज और हमारा अवेयरनेस इस मार्केट को लेकर ज़्यादा है, कि ये एक तरीके से इन्फ्लेटेड, आपको एक बार भी ऐसा लगता है कि मार्केट इन्फ्लेटेड है, बबल बन रहा है? बिकॉज ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये लगता है, मतलब हम लोग हर दिन कुछ न किसी से मिलते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं Right. कब तक जाएंगे, आपको लगता है सर मार्केट इन्फ्लेटेड, ऐसा लगता है आपको? तो इसको समझने के लिए मैं 2-3 ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसको कि अगर हम रिलेट करके देखें तो हमें इसकी और ज़्यादा क्लैरिटी लगेगी। कोई भी मार्केट है, अगर प्राइस की बात हो रही है, प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, अगर उस मार्केट में हमें ये देखना होगा कि क्या रियलिस्टिकली, क्या सच में कोई ऐसा बदलाव आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिलियंट पॉइंट। अगर वो बदलाव है, आप ये समझ के चलिए कि कोई ऐसी यूरोपियन कंट्रीज से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, अगर यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, ग्लोबल ई टेंडर निकाले जा रहे हैं और उसमें बाहर से इतनी सारी इन्वेस्टमेंट अगर आ रही है और वो ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लग रही है, लाइक अपना जीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, पूरी हेरिटेज सिटी बनाने की प्लानिंग हो गई, बड़े बड़े आईटी हब हो गए, या फिर जो भी लॉजिस्टिक हब हो गया, फिल्म सिटी हो गई, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, सारे प्रोजेक्ट्स हो गए। तो इतने सारी इन्वेस्टमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट हो रही है, अभी हम ये सारी जो बातें मैंने बताई, इसमें कोई बिल्डर की प्रोजेक्ट की बात अभी नहीं आई। ये अगर सब कुछ हो रहा है किसी पर्टिकुलर मार्केट में, तो इसको बबल नहीं बोला जा सकता। बबल तब होगा जबकि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर 5% डेवलप हो रहा है, लेकिन बिल्डर्स और बाकी जो इन्वेस्टर्स की मार्केट है वो 95% ट्रेड कर रही है और बातें हो रही है और बज क्रिएट हो रहा है। अगर ऐसा हो तो उस मार्केट को हम बोल सकते हैं कि ये बबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रियलिस्टिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, गवर्नमेंट बड़ी एग्रेसिवली उसको इनिशिएट कर रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसको हम रिलेट करके देखें, अगर आप एक्सप्रेसवेज देख लें, वो एक्सप्रेसवेज आज की डेट में इंडिया के अंदर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बना है, वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेन जो पूरे एक देश की इकोनॉमी जो है, वो अगर बाई रोड कनेक्टिविटी स्मूथ हो जाए तो अपने आप, अगर मैं दिल्ली से और मुंबई से एक ऐसा एक्सप्रेसवे बना दिया, जो नितिन गडकरी का, ऑफकोर्स अगर आपने इंटरव्यू देखा हो तो उन्होंने बताया कि जो डिस्टेंस आज के टाइम पे 25 से 30 घंटे का है बाई रोड, वो मैं 12 घंटे करने जा रहा हूँ। आप ये चीज समझ के देखो कि कोई मुंबई के किसी पोर्ट से कोई माल आया, वो दिल्ली पहुंचने में जो 25 से 30 घंटे लगते थे, अगर उसको आने वाले कुछ टाइम में 12 घंटे लगेंगे, तो आप समझ सकते हो कि ये पूरा एक इकोसिस्टम जो है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, पूरा इकोसिस्टम ही बूस्ट होता है, जीडीपी बढ़ेगी, पूरा इकोसिस्टम ही वेल्दी होगा। तो ऑफ कोर्स ये बबल नहीं हो सकता, ये पूरी प्लानिंग जो है बड़ी रूट में जाके की गई है, तो आने वाले फ्यूचर में तो है ही। और नहीं, ये सच भी है कि अभी बबल का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज कि जो नियर दिल्ली है, अगर वहाँ रेट आप देखो, मैं कहता हूँ नोएडा से जस्ट सटा हुआ मयूर भी आ रहे हैं, सत्ता भी आ रहे हैं, अगर आप वहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट का कोई बेडरूम का रेट देखोगे तो वो 10 से 12-14 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे पिछले 3-4 सालों से स्टैंड कर रहा है, 5 सालों से। और उससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ डेवलपर हैं वो दे रहे हैं, क्योंकि वो ओनली सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर, वहाँ उन सोसाइटीज़ में पूल्स वगैरह नहीं है, अदर फैसिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ एक सिस्टमेटिक हाउसेस बने हुए हैं। तो यहाँ पे ग्रीनरी, पूल, ये सब कुछ है, और आपको अभी उससे भी सस्ते रेट में, उसके आसपास रेट में अभी पहुँचा है बाजार। और इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो मतलब नोएडा एक्सप्रेस वे अपने आप में कोई कंपेरिजन ही नहीं है उसके इनर का। आइडियल प्लेस टू लिव। और ऐसे ही अगर आप कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल आज भी आपको एवरेज डेवलपर का देखोगे तो 7-8 हज़ार से लेकर 10 हज़ार के बीच में कमर्शियल अवेलेबल है। आप दिल्ली में कोई अच्छी बिल्डिंग उठा लो, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको 20-22 हज़ार 25 हज़ार का रेट मिलता है आईटी का। तो अभी बबल क्या, अभी तो उसके लेवल पे भी नहीं आए, तो बबल का तो मतलब ही नहीं बनता। नहीं, क्योंकि सर एक्चुअली जब बबल्स के क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्या होता है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना मार्केट में, अभी जो फॉर एग्जांपल द मार्केट्स हैव डबल्ड इन 1 ईयर, तो पीपल आर कॉन्शियस, स्पेशली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको डर लग जाता है। सर वो डबल इसलिए हो जाता है बिकॉज कि बहुत लंबे समय से उसने परफॉर्म किया ही नहीं, तो वो भी एक्यूमुलेट होता है, राइट ना। और फिर बहुत लंबे समय तक मनी फ्लो को आप रोक भी नहीं सकते। और एज ऑन डेट, जैसा कि अमित जी कह रहे थे कि आज सिर्फ पैसा जो है इंडिया का नहीं है, दिल्ली एनसीआर का नहीं है, नेशनल भी जो स्टेट है सारे के सारे ये जो है कैपिटल ऑफ इंडिया के आसपास पैसा लगा रहे हैं, नोएडा में लगा रहे हैं।
और वर्ल्ड की भी करीब मोर देन 40 कंट्री का पैसा यहाँ लग चुका है। तो इस वजह से भाई इंडिया के अलावा जो कंट्रियाँ हैं आज के डेट में, वहाँ अगर हम देखें तो मोर देन 40 कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन 1%। और हम आज भी यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं इंडियन मेंटालिटी कि मुझे 10-12%, 14% का रिटर्न चाहिए, राइट नहीं राइट? और बैंकिंग हमारी दे रही है 6-7%। तो अभी आप समझ लो कि हम खरीदें या ना खरीदें, बट बाहर से भी बहुत सारी बाइंग आ रही है। तो वो जब डिमांड और सप्लाई, क्योंकि रियल एस्टेट है तो सप्लाई तो लिमिटेड है, रियल एस्टेट में सप्लाई अगर लिमिटेड है तो रेट बढ़ेगा ही अभी बढ़ेगा। जो इंडिया है वो सारी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी वाला मार्केट है। अब इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ जो इंडियंस हैं एज ए इन्वेस्टर वो कितना ग्रैब करते हैं वो एक अलग बात है, अदरवाइज पूरा जो वर्ल्ड है वो तो ग्रैब कर ही रहा है। सर, तो अब जो एक हम लोगों ने डिस्कस किया बबल के बारे में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो ये है कि आपको ना इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और प्राइजेस क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप जो बताएगा कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या ग्रोथ हो रही है, राइट सर? बट ऐसे आप ऐसे कुछ की इंडिकेटर्स बताइए, जैसे एक सिटी है, वहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट जैसा भी फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे ऐसे कौन से डेवलपमेंट होने चाहिए इन ऑर्डर फॉर मी टू परस्यू उस जगह को एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये बताइए सर। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है दो चीज़ें, दो फैक्टर। एक तो है ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट कर रहा है वो पूरी एक लोकेलिटी, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। एम्प्लॉयमेंट जो ओवरऑल रियल स्टेट को एक ऐसा पोटेंशियल है, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अपने आप में एक फैक्टर है जिसके अंदर पूरी पोटेंशियल है। तो उस एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे ही हम एक सीधा सीधा जज कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और है जो कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। किसी भी लोकेशन में मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि कनेक्टिविटी जहाँ पुअर है वहाँ लाख बाकी सारी चीज़ें आई एड ऑन हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हुई, सारी चीज़ें हुई उस लोकेशन में, बट वो फिर भी वो मतलब कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं दे पाया वो, या वो जो डिज़र्व करता था वो नहीं हो पाया। तो दो फैक्टर हैं, एक तो मेरे को लगता है कनेक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी रियल स्टेट इन्वेस्टर के लिए। ये दो फैक्टर ध्यान में रखने बड़े ज़रूरी हैं कि कनेक्टिविटी क्या है और कनेक्टिविटी आज क्या है और फ्यूचर क्या है, कनेक्टिविटी का ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है कनेक्टिविटी से रिलेटेड। और दूसरा जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या हो रहा है, वहाँ पे कितनी कंपनीज आ रही हैं, कितनी कंपनीज में कितना ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, किस लेवल का हो रहा है। जैसे अगर मैं रिसेंट जो अभी वाइब्रेंट समिट हुई थी गुजरात में, मैं उसका जिक्र करूँ अगर, तो गुजरात के अंदर धुलेरा एक ऐसी सिटी डेवलप हो रही है जो इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी है और पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। तो वो एक अपने आप में वर्ल्ड में सबसे बड़ी सिटी है स्मार्ट सिटी। सर, ग्रीनफील्ड का मतलब एक बार बता दीजिए, मतलब इसका मीनिंग क्या है अगर एक लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहें? ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो 3-4 डिफरेंट टर्म्स हैं स्मार्ट सिटीज़ के, उसमें एक टर्म है और सबसे मैं समझता हूँ सुपीरियर अगर कोई डेवलपमेंट है उसको मार्क करने के लिए हम बोल सकते हैं ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। उसमें क्या है कि जैसे कोई ऐसी सिटी, कोई ऐसी लोकेशन को चूज़ किया गया, गवर्नमेंट ने चूज़ किया जो कि पूरी स्क्रैच से डेवलपमेंट हो सके, जहाँ पे कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं डेवलप हुई है, उसमें पूरी एक ब्लैंक पेपर की तरह है वो, जो ब्लैंक पेपर पे हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे और एक ऐसा पेपर जिसमें हमने कुछ पहले से ही थोड़ा बहुत कुछ कहीं लिख रखा है और कहीं जगह खाली बची है, उसी में हम कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी रिलेवेंट कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ अच्छी सुंदर कुछ ना कुछ आर्ट डिज़ाइन कर लेंगे। लेकिन अगर कंपैरेटिवली अगर हम वर्सेस देखें ब्लैंक पेपर, तो कहीं ना कहीं हम उसमें पूरी एक प्लानिंग के तहत फ्रॉम बॉटम टू टॉप और फ्रॉम राइट कॉर्नर टू लेफ्ट कॉर्नर हम पूरा एक प्लान करके पूरे पेज पे और सिस्टमेटिक वे में हम उसमें कुछ बहुत ही कंक्रीट कुछ बना पाएंगे। तो सिमिलरली बिल्कुल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो होती है वो पूरी स्क्रैच से बनती है और धुलेरा जो है वो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। 920 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलपमेंट हो रही है जो कि सिंगापुर से भी 1.5 गुना बड़ा है, मुंबई से 6 गुना बड़ा है।
इवन चाइना के शेंजन शंघाई सबसे बड़ा है, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। सर जनरली सर लोग ना ग्रीनफील्ड सिटी की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल, राइट? सो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू इज द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड पूरी ग्रीनफील्ड सिटी को रेडी करने में? राइट तो ये एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का अगर मैं बात करूँ, जिस हिसाब से एक स्मार्ट सिटी को जो टाइम चाहिए होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 साल का समय चाहिए होता है। ये 30 साल का समय लगेगा। अब अगर मैं इंडिया के अंदर चूंकि पहला स्मार्ट सिटी धुलेरा बन रहा है और अभी हमारे पास वही एग्जांपल है देखने को, तो अगर मैं उसका एक पूरा पास्ट एक रिकैप देखूं तो उसके अंदर 2009 में कानून बना था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का कानून बना था, SIR एक्ट बना था, और उसके तहत वो लैंड एलोकेशन और सारी चीज़ों में बहुत लंबा टाइम लगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ रियल स्टेट में कोई सबसे कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है वो है लैंड एक्विजिशन। सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, बहुत ही मुश्किल होता है किसी को उसकी वैसी ज़मीन से मूव करना जिससे कि वो कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड है, वो लैंड ओनर, वो फार्मर, वो जो भी इंडिविजुअल है। तो ये गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा टास्क होता है। तो अगर हम धुलेरा का एग्जांपल के तौर पे देखें तो 2009 से जब से ये कानून बना तो गवर्नमेंट को एक लंबा समय लगा है लैंड एक्विजिशन में। तो 2016 का समय ऐसा आया जब उन्होंने लैंड एक्विजिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली। बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें करी हैं, खैर उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। 16 के बाद से एक्चुअल डेवलपमेंट वहाँ पे शुरू हुई है, और हम उस पूरे सिनेरियो को देखते हुए मुझे लगता है कि 2035 टू 40 एक ऐसा समय होगा जबकि वो पूरी सिटी जो होगी वो अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ा, पूरे वर्ल्ड के सामने बहुत बड़ा रोल मॉडल बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि 35 में जाके सब चीज़ें दिखेंगी, आप ये समझ लो कि पूरा प्रोसेस 2016 से ऑनगोइंग है। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ बन चुका है और आने वाले कुछ सालों में हम बहुत सारी कंपनीज आने वाली हैं, लगभग 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। अडानी हो गए, रिलायंस, फॉक्सकॉन, वेदांता, बहुत सारी कंपनी आ चुकी हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि इंडिया में पहली बार किसी एशियन कंट्रीज़ में या इंडिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर 100% डिपेंडेंसी सेमीकंडक्टर की अभी तक चाइना पे थी, तो पहली बार इंडिया में एक सेमीकंडक्टर का पूरा एक हब बन रहा है, वो धुलेरा में बन रहा है। ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है। तो सर जैसे आपने धुलेरा का एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने नोएडा पिस कर दिया बिकॉज मेरे पास पैसे हैं नहीं, आई डोंट हैव 1 CR 70-80 लाख रुपीज़ टू इन्वेस्ट। आई एम जस्ट 25 ईयर ओल्ड एंड मेरे पास है 25-30 लाख रुपए हैं और मुझे एक्सप्लोर करना है पॉसिबिलिटी कि कौन सा शहर या सिटी अगला नोएडा बन सकता है। आपके हिसाब से वो हिडन जेम्स के बारे में बात करिए ना, कोई ऐसी लोकेशन आपके दिमाग में है जो लगता है कि भाई ये दिस कैन बी द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट? अगर मैं 2-3 लोकेशन तो है ही है जो बहुत ही इमर्जिंग मार्केट है अपने आप में। नोएडा में इटसेल्फ अगर अगले मैं कहूँगा कम से कम 20 से 25 सालों का बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है नोएडा की मार्केट में। इन्वेस्टर्स के टर्म्स में अगर देखूँ तो 20-25-30 सालों का इतना प्लान गवर्नमेंट ने बना रखा है और लगातार उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो वो हमारे लिए अपने आप में एक पहला दिल्ली NCR की मार्केट देखें तो नोएडा ग्रेटर नोएडा अपने आप में एक बहुत बड़ा स्पॉट है जो बहुत बड़ा एक हॉट केक है। तो वो नॉर्थ इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी अपने आप में एक जगह है। इसके अलावा अगर मैं 1-2 लोकेशन और बोलूँ तो जैसे नोएडा की भी मार्केट आज के टाइम पे अगर मैं देखूँ तो एक समय था जब मैंने इवन यमुना एक्सप्रेसवे पे एक पर्टिकुलर मैं बिल्डर की बात करूँ तो गौर हैं, जो गौर यमुना सिटी के अंदर मैंने 18,000 रुपये के रेट से प्लॉट बेचे हुए। तो मैंने किसी को दिलाया हुआ है प्लॉट 18,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट से, मीन्स कि 100 स्क्वायर यार्ड 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट 18 लाख रुपये में था। आज की डेट में वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 70 से 1 करोड़ रुपए के बीच में है, 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, वही 18 लाख का प्लॉट। तो आप समझ सकते हो कि इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ तक आ चुकी है। अब इस तरह का भी अगर मैं एज मिनिमम एज 15-20 लाख 25 लाख की इन्वेस्टमेंट की बात करूँ और ऐसी पोटेंशियल मार्केट की बात करूँ तो वो अपने आप में जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था धुलेरा, वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आज 15 से 20 लाख 25 लाख से भी इन्वेस्टमेंट है।
अब उस इन्वेस्टमेंट को हम अगले साल 2 साल 3 साल में देखेंगे कि वो 70-80 लाख रुपए 1 करोड़ तक पहुंचने लगेगी। रीज़न ये है कि जैसे मैंने बताया सेमीकंडक्टर का पूरा हब बन रहा है, अडानी, अंबानी, फॉक्सकॉन, वेदांता, बहुत सारी कंपनी आ रही हैं, तो वो एक बहुत बड़ी अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा 1-2 सिटी और है, जैसे मैं वृंदावन की बात करूं मार्केट की, वो भी आने वाले समय में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली मार्केट है। अयोध्या पे मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी अयोध्या में जो गवर्नमेंट के और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या इनिशिएटिव्स हैं वो देखने को आएंगे। हालांकि अपने आप में जो अभी तक हमने देखा है वो अपॉर्चुनिटी है। सर उसमें एक जो अयोध्या की बात करते हैं तो आई थिंक हमारे पास में बहुत ऐसे डिस्कशन हुए अयोध्या पे, तो आपको लगता है सर बिकॉज ऑब्वियसली अयोध्या मंदिर इज अ वेरी बिग रीजन कि वहाँ प्राइजेस क्यों इतने बढ़ रहे हैं, राइट? बट डू यू थिंक सर मंदिर की वजह से इतने सारे मतलब प्राइजेस पे इतना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? आपको लगता है कि बस ये मोमेंट्री है, टेम्प्रेरी है, ये इवेंचुअली करेक्ट होगा? राइट, तभी मैंने कहा कि मैं अयोध्या अपने आप में एक मार्केट ज़रूर है, बट मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि मुझे लगता है ये मतलब टू अर्ली टू डिस्कस है कि उस मार्केट में अगले 6 महीने साल भर में गवर्नमेंट किस तरह से इनिशिएटिव ले रही है। क्योंकि ऑफ कोर्स मंदिर अपने आप में एक एडवांटेज है, और इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्पेक्ट से बात करूँ, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूँ तो वो एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो एक टूरिस्ट प्लेस की तरफ जा रहा है, टूरिज्म हब की तरफ जा रहा है। तो हिंदुस्तान में जिस हिसाब से राम मंदिर को लेकर के है आस्था सबके दिलों में, तो वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है ऑफ कोर्स, और वो आने वाले दिनों में बढ़ेगा ही, ऑफ कोर्स बढ़ता जाएगा, तो वो है अभी अपॉर्चुनिटी। बट फिर भी मैं कहूँगा कि इसमें ये इनफ नहीं है, गवर्नमेंट को और बहुत सारी चीज़ें अभी करनी हैं। जैसे वहाँ पे ट्रेड बढ़ने चाहिए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के लिए बेनिफिट आने चाहिए। किस तरीके से गवर्नमेंट प्लान करेगी, कनेक्टेड करना पड़ेगा अयोध्या को डिफरेंट सिटीज़ से। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या कुछ प्लान करेगी, हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान हो रही हैं। जैसे अगर मैं आपको दिल्ली से बात करूं, या फिर पूर्वांचल का पूरा कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए, बहुत तरह की कनेक्टिविटी पे भी काम हो रहा है, एयरपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें अगले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के अंदर देखने को मिलेगी, तो हमें और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि वो मार्केट किस तरफ जा रही है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। तो वेट एंड वॉच का मैं बोल सकता हूँ मोटा मोटा। ये बहुत अच्छा एडवाइस सर। एक्चुअली जिस मार्केट के बारे में आप पूरे 100% है मेरे नाम, उसके बारे में आपको उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। और सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी हमने मेंशन की इनडायरेक्टली कि अभी ना बहुत इमोशन ड्रिवन मार्केट है वो फिलहाल इस समय पे, राइट? सर लेट्स रैप दिस अप विथ वन फाइनल क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिकॉज हमारा जो जनरेशन है, पॉपुलेशन है, वो यूथ है इस समय। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ यूथ, राइट? एंड हमको इन्वेस्टिंग की ना बहुत अवेयरनेस हो गई ऑलरेडी। वी नो कि पैसे बचाने पड़ते हैं, इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, बिकॉज यू वांट टू हैव अ सेफ सिक्योर फ्यूचर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सर 25 ईयर ओल्ड एंड आई वर्क रियली हार्ड एंड आई मेड लेट्स से 40-50 लाख रुपीज़, एक 50 लाख रुपए का मैंने एक सेविंग्स मैंने इकट्ठे किए। नाउ आई एम टू स्टार्ट माई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करियर। सर अब आप इमेजिन करिए में तो आप इस जगह पे हैं, आप कैसे स्टार्ट करते थे? 50 लाख रुपये को कैसे आप इन्वेस्ट करते रियल एस्टेट में? ओके, सो ये डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट हो सकता है, ये पूरा बाइफर्केशन अलग हो सकता है, क्लासिफिकेशन। बट फिर भी अगर हम एक जनरल टर्म्स में बात करें तो मैं कहूँगा इस 50 लाख को हमें 2 प्रोडक्ट हैं पर्टिकुलर रियल एस्टेट में जिसमें जाना ही जाना चाहिए। 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं, एक है लैंड, लैंड में बिल्कुल जाना चाहिए, और मैं कहूँगा कि मोर देन 50% जो पार्ट है वो बिल्कुल लैंड में जाना चाहिए। इसको मैं अगर देखूँ तो मैं 25 से 30 लाख 35 लाख तक की कम से कम इन्वेस्टमेंट इस 50% में से, 50 लाख में से जरूर मैं करता लैंड के अंदर, प्लॉट्स के अंदर। तो एक तो ये है चॉइस। दूसरी है कि कमर्शियल रियल एस्टेट जरूर बाय करता मैं। कमर्शियल रियल एस्टेट में अपने आप में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ रेंटल इनकम,
या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन ओवरऑल पोटेंशियल वाली चीज़ है। और मैं कमर्शियल और प्लॉट का एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाता। या फिर कहना रही ये मेरा बिल्कुल अगर 50 lakhs मेरे पास हैं तो मैं इन दो में बाइफर्केट करके जरूर करता इन्वेस्टमेंट। That's a brilliant combination. I think that is pretty much it, sir. Brilliant session. Really loved the insights that you shared with us. That is pretty much it. Thank you so much for Thank you. Pleasure. Thank you, sir.